दोस्तों हाय। आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों कई दिनों से एक रिक्वेस्ट हमें आ रही थी कि सर एक वीडियो आईटीआर फाइलिंग पे बनाई जाए। तो बात दरअसल ये है कि आईटीआर फाइलिंग की वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डर इस बात का लगता है कि इस वीडियो को देखकर टैक्स पेयर खुद इस आग में ना कूद पड़े। जी हाँ, ये जो रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम जो दिखाया जाता है ऑनलाइन वीडियो में, वो एक प्रोसेस होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग होता है। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं होती है, इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है ये सब काम करने के लिए। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एडवोकेट, जो टैक्सेशन में काम करते हैं, वो जो कंसल्टेंट होते हैं, सीए नहीं होते लेकिन उनको नॉलेज होता है, वो ये काम करते हैं, या कोई सीए होता है, उनके लिए ये वीडियो होती है। लेकिन कई बार टैक्स पेयर ऐसे वीडियो को देखकर खुद अटेम्प्ट करता है, जिसकी वजह से कई बार उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक आईटीआर का फॉर्म नहीं होता है, इस फॉर्म के हर एक एक डिटेल के पीछे एक्ट और लॉ और रूल्स होते हैं, जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। कई बार गलत फॉर्म भरने की वजह से रिफंड जो होती है क्लाइंट की रुक जाती है, रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है, और इसके अलावा नोटिस आने के भी चांसेस रहते हैं। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ दे रहा हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है प्रोफेशनल्स के लिए है। टैक्स पेयर एसएससी इस वीडियो को देखकर खुद अटेम्प्ट ना करे, ऐसा ना हो कि नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि हर एक एसएससी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डिटेल्स होती है। अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, आईटीआर 1 का ही एग्जांपल ले लीजिए, उसके अंदर जो पेंशन की चीज़ अलग होती है, सबके डिडक्शंस हो सकता है अलग अलग हो, है ना। इस तरह से कई छोटी छोटी चीज़ें जो अलग होती है, तो आपने कोई चीज़ स्किप कर दी या गलत भर दी तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आओ दोस्तों विदाउट डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, जिसके लिए हमें ब्राउज़र पे incometax.gov.in टाइप करना है। तो इस तरह से आपको कोई स्क्रीन दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का बटन जैसे आप दबाएंगे तो आपको आपकी पैन की डिटेल यहाँ एंटर करनी होगी। पैन की डिटेल यहाँ डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके ये कंफर्म करने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है। फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपको विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर जाके आपको ई फाइलिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ई फाइल, वहाँ पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना। जिस असेसमेंट ईयर का फाइल करने जा रहे हैं उसको सेलेक्ट कर देंगे। असेसमेंट ईयर 23-24, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो मोड ऑफ फाइलिंग है वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन हम क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से आपको फिर एक विंडो दिखाई देगा, स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई देगी। अगर आपने पहले इसको भरा था और कुछ सेव करके रखा था तो आपको इस जगह दिखाई देगा, यहाँ नो सेव ड्राफ्ट जो आ रहा है, उस जगह पे आपकी जो डिटेल्स ऑलरेडी फिल होगी वो दिख जाएगी। हम फ्रेश भर रहे हैं, इसके लिए हमको टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको पूछा जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। आप इंडिविजुअल है, आप एचयूएफ है, आप अदर्स में आते हैं, किस में आपकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ इंडिविजुअल को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एक अलग अलग फॉर्म्स होती है। तो यहाँ ये पोर्टल हमसे क्वेरी कर रहा है कि आप कौन से आईटीआर को सेलेक्ट करना चाहते हो। तो हम अपने आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ आईटीआर 1 भर रहे हैं तो आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। अब फिर ये एक आपको डिटेल्स दिखेगी सामने की लेट गेट स्टार्टेड। अब जाके हमको यहाँ से अपने डिटेल्स भरनी शुरू करनी है। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या है।
तो 3 रीज़न नॉर्मली होते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इसके लिए भर रहे हैं, या जो कंडीशन स्पेसिफाई की गई प्रोविजन में 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कि आपका जो 2 लाख से ऊपर जो ट्रैवल का एक्सपेंस हुआ है, या 1 लाख का आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है, इतना आपको जो बिल आते इलेक्ट्रिसिटी वो 1 लाख के ऊपर चले गए ईयर में। तो इस तरह से ये जो डिटेल हम इसमें नहीं जा रहे, ये इसके एक अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों को इसके तहत कंपल्शन हो जाता है, इवन उनकी इनकम नहीं होती फिर भी इसके जो कैटेगरी में आ जाते हैं तो ये टिक करनी पड़ती है। अदर्स या इसके अलावा कुछ और हो तो ये आप टिक करेंगे। तो हमारे यहाँ है एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर, तो हम इसको टिक करके आगे प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ फिर एक आपको इस तरह से विंडो दिखाई दे रहा है कि आपकी जो प्रीफिल्ड जो है डिटेल भरी हुई है इस बारे में बताई जा रही है। तो इस सेक्शन को देखिए करेक्ट करके प्रोसीड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी डिटेल्स होगी आपकी, जैसे कि आधार, पैन, कॉन्टैक्ट, बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपके पर प्रोफाइल में चीज़ें दिखाई देगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सरनेम, पूरी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होगी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस होगा, जो कम्युनिकेशन पर्पस होगा, आपका नंबर होगा, आपकी मेल आईडी होगी। उसके बाद जब ITR आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको सेलेक्ट करना कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, जो भी आपका है, पेंशनर है, जो भी इस कैटेगरी में आप आते हैं उसको आप क्लिक करोगे। यहाँ पर हम अदर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैटेगरी अदर्स में है। इसके आगे ये सेक्शन जो होता है, आप किस सेक्शन में रिटर्न फाइल करें उस बारे में पूछता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139(4) सबसेक्शन, और सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 और 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। इस तरह से ये पूछ रहा है। तो हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, क्योंकि ना हमारी ये बिलेटेड रिटर्न है, ना ही हमारी रिवाइज रिटर्न है, ना ही हमारा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए है, ये सब कुछ नहीं है। हमको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सेलेक्ट करना है, गलती नहीं करनी यहाँ पर। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये हर जो फॉर्म भरे जो चीज़ें ये एक्ट और रूल को फॉलो करना होता है, जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, भले वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों, उन्हें अपनी फील्ड की नॉलेज तो होती है, लेकिन ये जो अकाउंट्स और टैक्सेशन की एक अलग दुनिया है, इसकी एक अलग नॉलेज होती है जो उनके पास नहीं होती। गलती कर जाते हैं और फिर बाद में प्रोसेसिंग में रुकावट आती है, रिफंड आने में रुकावट होती है, और कई बार तो नोटिस भी आती है। तो इसके लिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही है। नीचे भी उन्होंने कुछ और सेक्शन दिया है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 आपका डिफेक्टिव रिटर्न है, या जो हमारी नोटिस आती है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, या इनकम एस्केप असेसमेंट के अंदर जो सेक्शन 188 में नोटिस आती है वो है। तो इस तरह से सेक्शन 153C है। तो अलग अलग जो आपकी क्राइटेरिया बैठ रही है उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके आगे आप देखोगे तो रिसीट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न बोल रहा है, ये हमारी ओरिजिनल रिटर्न ही जा रही है। ये जब रिवाइज होता है उस वक्त ये सब डिटेल लगती है, अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। नोटिस ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ये यूडिन वगैरह होता है, यहाँ उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसके अंदर ये आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC, यानी जो न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का जो सेक्शन 115BAC में बताया गया उसके तहत आप न्यू टैक्स रिजीम अप कर रहे हो। अगर है तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। हमारे केस में नो है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर होगा क्या ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर होगा, इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम नो करेंगे। नो करने के बाद हमको नेक्स्ट पेज पे जो जाना है, हमारा जो है बैंक डिटेल जो है वो भरना है, क्योंकि बैंक डिटेल इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे रिटर्न का। कि कईयों की जो रिफंड होती है, अगर बैंक डिटेल्स बराबर नहीं होंगे तो उनकी रिफंड्स आने में दिक्कत हो सकती है। तो उसको बहुत ही केयरफुली भरना है। इसको क्लिक करेंगे हम। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से कुछ दिखाई देगा, जिसमें आपको आपकी बैंक डिटेल भरनी होगी। तो हम यहाँ पर बैंक डिटेल भरते हैं। बैंक अकाउंट नंबर,
उसी कंफर्मेशन, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, प्राइमरी है, जॉइंट है, ये सब डिटेल अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट बराबर होनी है। और इसके अंदर कोई नंबर्स में भी आगे पीछे नहीं करनी है, ताकि आपकी रिटर्न बराबर प्रोसेस हो। पूरी डिटेल हमको बराबर भरनी है और उसके बाद वैलिडेट करना है इसे। योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज़ इन प्रोग्रेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, क्लोज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और एक बात जो ये याद रखिए कि यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं करते। इसको सेलेक्ट करना, ये ब्लू हो जाता है। हो सकता है कि आपकी और भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, तो आप कुछ और जगह पे सिलेक्शन आपका हो जाए गलती से, और वो जो आपका अकाउंट बंद हो चुका हो या किसी वजह से आप उसके पास एटीएम न हो या नेट बैंकिंग नहीं हो, तो आपके आगे चीज़ें रुक सकती है। तो इसके लिए इसको भी सेलेक्ट करना है कि आपको किस अकाउंट में आप चाहते हैं आपका रिफंड। इसके लिए खास तौर पे इसको सेलेक्ट करना है। ये हो जाए तो इसके बाद हमको आगे बढ़ के कन्फर्म करना है। जैसे आपने कंफर्म किया तो दोबारा आप वही अपनी रिटर्न समरी के पेज पे आ गए हो। इस पेज पे आप देखोगे पहले आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो भर दिया है। अब सेकंड इन्होंने ये ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल मांग रहे हैं। पहले आपने भरा, ये बाकी चीज़ें फ्रीज थी, तो जैसा आप एक ही चीज़ भरती जाओगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए ओपन होती जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम पे हम क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स इसके अंदर आपकी भरनी होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो फॉर्म है खास सैलरी वालों के लिए ही है। सैलरी एग्जामिशन के लिए इसके लिए पूछा जा रहा है। पहले इन्होंने क्वेश्चन आंसर टाइप में सब चीज़ें यस नो में आपको क्लिक करनी है। पहला वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। ये है यस है तो यस, नो है तो नो। यहाँ हम नो कर रहे हैं। सेकंड अब ये पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस एक्सेट्रा। तो यस नो, यहाँ नो है तो हम इसको नो क्लिक कर रहे हैं। उसके आगे ये एचआरए के बारे में पूछ रहा है, तो एचआरए का होगा आपको तो इधर यस करना पड़ेगा। तो आपका एचआरए का जो अमाउंट है उधर मांगेगा तो आपको ये भरना होगा कि आपका जो क्लेम किया है जो एग्जामिशन के लिए वो अमाउंट क्या है, तो वो भरना होता है। हमारे केस में नो है तो हम इसको नो करके आगे निकल रहे। एचआरए का ज़्यादातर कई केस में होता है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसके आगे आपको पूछ रहा है एलटीए है क्या, लीव ट्रैवल अलाउंस है, अगर होगा तो इसको यस करेंगे। वहाँ भी इसी तरह से पूछेगा, ये आपको अमाउंट भरना है एग्जामिशन का जो है, अदरवाइज नो करना है। इसके अलावा कोई एग्जामिशन है आपका सैलरी इनकम में, यस है तो यस, नो है तो नो करना है। यस करेंगे तो आपको इस तरह से क्या एग्जामिशन है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट में आपको जो जो आपको एप्लीकेबल होता है वो आपको डालना है। ये कुछ ही लोगों के लिए होता होगा, ये बाकी सबके लिए तो नहीं होगा। ये जिस तरह से डिटेल्स है एम्बेसी, हाई कमीशन वगैरह, डेट कम रिटायरमेंट है, अर्न्ड लीव, एनकैश पेंशन रिसीव्ड वगैरह, ये सब तो बहुत रेयर चीज़ें होती है। तो अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो कर दिए हमने, इसको हमने कंटिन्यू कर दिए। स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसको भरेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि आगे जाके आपको तरह से विंडो आ जाएंगे। कंटिन्यू कर दिया मैंने। इसके आगे कुछ तरह से आपको पेज दिखाई देगा, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। अब यहाँ पर इनकम ऑफ सैलरी है, यहाँ पर आप एडिट करोगे तो आपको बॉक्स इस तरह से दिखाई देंगे जिसके अंदर आपको आपकी डिटेल भरती जानी है। इसके लिए हमने पहले एक कंपटीशन बनाया है, उस कंपटीशन को देख के हम इसको भरते जा रहे हैं। आप भी इस तरह से आपकी वर्किंग रखोगे तो फाइल करने में इजी होगा, गलतियां नहीं होगी। सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये कह रहा है /AIS। अभी AIS कितना इंपॉर्टेंट हो गया अभी से हम समझ सकते हैं कि AIS को बार बार हर जगह पे यहाँ रेफरेंस के तौर पर इन्होंने दिया है, क्योंकि हमको अपनी रिटर्न्स को AIS से भी मैच करना है। 26 AIS फॉर्म के साथ साथ में हमको ये AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी हमको फॉलो करना है। तो उसके अंदर जो भी डिटेल है कुछ आ रही है तो उसको भी हमको सामने सॉर्ट आउट करना है। उस सब पूरी डिटेल्स को हमारे रिटर्न में डालनी है। सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, नॉर्मली आप हमारे ज़बान में कह सकते हैं इसको बेसिक जो सैलरी है वो हमको यहाँ भरनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारी 1,98,000। परक्यूसिट कुछ है नहीं है तो लेकिन डालना है, वरना
0 लिख देंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ये है तो डालना है, अदरवाइज को भी हम 0 करेंगे। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A अगर है तो, अदरवाइज 0 है तो यहाँ ऑटो 0 ऑटोमेटिक आ गया है और फ्रीज भी है। यहाँ कंट्री क्या उन्हें पूछ रहा है, आपकी कंट्री क्या है, इसमें से कोई है, अदरवाइज नहीं तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, यह हमारे लिए नहीं है। अब इसके बाद इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ कंट्री, वापस दोबारा ये पूछ रहा है ई में, अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। ऊपर देखो तो यहाँ लिखा था इन्होंने ये नोटिफाइड कंट्री, और अदर देन नोटिफाइड कंट्री है तो भी आपको यह एग्जम्पशन हमारा कुछ नहीं आता तो हमने इसको 0 कर दिया है। और उसके बाद देखेंगे तो जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89A है उसके बारे में बात कर रहा है। याद रखिए ये 87A नहीं है बल्कि ये 89A है। 89A और 87A में फ़र्क है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 87A जो हमारा होता है वो अलग होता है, जो हमको एग्जामेशन मिलती है उसके ऊपर है, जो नहीं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मुझे एग्जामेशन मिलती है वो 87A है। ये 89A का रिबेट ये अलग ही चीज़ है, ये हमारे लिए नहीं है। वो फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट के रिलेटेड है तो उसको हमको कुछ नहीं करेंगे, 0 करके आगे बढ़ेंगे। उसके जब आगे बढ़ते तब देखेंगे ये 3 तरह की डिडक्शन जो सैलरी वालों को मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशन टैक्स। जो भी होगा ये इसको भरना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50,000 रुपये जो है ये आपके डिडक्शन जो थे स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऑटोमेटिकली ये ले लेता है, क्योंकि सबके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है, चाहे आपकी 10 लाख इनकम हो या कुछ और हो, 5 लाख हो, लेकिन आपको मिलेगा 50,000 ही। तो 50,000 ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है 0 हो गया। प्रोफेशन टैक्स आपके है तो उसमें 2,500 है तो आप वो डाल सकते हो। इसको सेव कर रहे हैं, डिटेल्स में आ गई। अब इसके बाद जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है, द इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शो इन दिस ITR, यानी अगर एक आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम है वही आप इसमें फॉर्म में शो कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा फॉर्म अलग है, उसमें भरना होगा। जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है उसके लिए ये ITR फॉर्म में आप आ सकते हैं। यहाँ कोई नहीं हमारा डिटेल्स तो हम इसको कुछ नहीं भरेंगे। सेकेंडली हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर्स है, नॉर्मली हम देखेंगे सैलराइड पर्सन के ज़्यादातर यही होता है कि उनकी सैलरी इनकम होती है और कुछ अदर सोर्सेज की इनकम होती है। यहाँ सिर्फ हमको 3 ही इनकम शो कर सकते हैं, उसके अंदर भी कंडीशन जो दी कि उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। अगर आप इनकम टैक्स की इनकम अगर आप देखना चाहें तो एक तो सैलरी इनकम होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक बिजनेस एंड प्रोफेशन होती है, एक कैपिटल गेन होती है, और इसके अलावा जो भी है अदर चीज़ें हैं वो अदर सोर्सेज में चली जाती है। तो सैलरीड पर्सन की मेनली जो है, जैसे मैंने बताया कि उनकी सैलरी के साथ हो सकती है कुछ और इनकम हो, कमीशन हो, लिविंग की इंटरेस्ट हो, FD की इंटरेस्ट हो, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। ऐड डिटेल्स में जाएंगे तो ये आपको पहले जिस तरह से क्वेरी क्वेश्चन थी वो पूछेगा, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स इन इंडिया? यस है तो यस डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में है 2563। इसके अलावा आपके अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है वो आप डालोगे, जो कि डिपॉजिट्स पर यानी FDs पर जो है वो है, या आपको एनहेंस कंपनसेशन के हिसाब से कुछ मिला है तो वो डालनी है। यहाँ पर नो है हमारा, नो कर देंगे। अगर यस है तो बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको फिगर आपकी फिल करनी है। नेक्स्ट जाएंगे, डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया? अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड पे आपको कोई इनकम मिली है, यानी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, जो भी हमको इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है उस पर कोई इंटरेस्ट होती है तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी हमको डालनी होती है अदर सोर्सेस में। कई लोग को छोड़ते वो गलती करते थे, हमारे केस में तो नो है, अदरवाइज यस करेंगे तो सेम इस तरह से बॉक्स दिखेगा, आपको वो फिगर डालनी है। उसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन टू PF का जो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट मिला है वो आपको इसके अंदर फिगर डालनी होगी। यस होगा तो यहाँ नो है। और सेकंड भी इंटरेस्ट ऑन PF का है लेकिन सेकंड प्रोविजन वाला है, होगा तो यस, अदरवाइज नो है हमारे, नो हमने करके आगे बढ़ रहे। फिर दोबारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन PF है, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 ये है। ऊपर देखोगे तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 था। मैंने पहले ही कहा था ये पूरी फॉर्म है जो सेक्शन के बेस पे चलता है और हर सेक्शन की कितनी कंडीशंस होती है।
तो कई बार लोग उस जानते नहीं तो गलती कर जाते। तो हमारे केस में तो नो है, हम इसको नो करके आगे बढ़ रहे। डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन? यस है तो यस, नो है तो नो। क्योंकि अदर इनकम है तो आपको उसको भी यस करना है। इसके अलावा उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्या इनकम है वो, अदरवाइज यहाँ पर हमको नो करना है। डू यू हैव डिविडेंड इनकम? आपको डिविडेंड इनकम है, यस तो कर लो। अब इसको इन्होंने क्वार्टरली ब्रेकअप के हिसाब से मांगा है, इस तरह से बाइफिकेशन दिया है, आपको बाइफिकेशन के हिसाब से डालनी है और भरनी है। यहाँ हमारा नो है तो हम उसको नो करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे कि हमने जो भरा था ये आ गया। इस तरह से हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो चुकी है। इसमें कोई हमारी एग्जाम इनकम कोई होगी तो वो भी ऐड करना है। हमारे केस में कोई एग्जाम इनकम नहीं है, ये आपको बता दो एग्जाम इनकम क्या रहती है, आप ये भी देख लीजिए। ये जो एग्री लेस देन और इक्वल टू 5000 ये एग्जाम इनकम में आती है। इस तरह से बहुत सारी जो एग्जाम इनकम की कैटेगरी वो दी हुई है। अगर आपकी कोई है तो आप उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको कैंसिल कीजिए। मैं कैंसिल को बताने के लिए आपको मैंने किया था। अब मैं पीछे वापस जा रहा हूँ इसको कैंसिल करके। तो यहाँ पर हमारी और कोई एग्जाम इनकम नहीं होगी। हम इसके बाद इसको कंफर्म करेंगे। तो हम वापस वही दोबारा पिछले पेज पे आ गए। हमारे ये पेज पे देखोगे तो हमारा पहले ये ओपन था, फिर ग्रॉस टोटल इनकम ओपन था। अब ये जब भर दिया हमने, इसके आगे का टोटल डिडक्शन का वो पूछ रहा है, उसको ओपन करके हमको भरना है। जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? आपका डोनेशन पेड का कुछ है, एटीजी है आपका है तो आपको भरना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट है तो भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। आपका सेक्शन 80GG में कोई क्लेम है, अगर है तो यस करके इसको भरना है, अदरवाइज नो करना है। हम यहाँ सब जगह नो कर रहे हैं। उसी तरह से आगे जो FD 5 years की जो लॉकिंग पीरियड वाली होती है, या और भी जो इस तरह से प्रीमियम है, उसके अंदर कोई ATC का क्लेम है आपका तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हमारे केस में नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD? अगर है तो यस करो, अदरवाइज को नो कर दो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टूवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम? जो आपको मेडिकल प्रीमियम होता है सेक्शन 80D का, अगर वो है तो उसको आपको यस करना है, अदरवाइज को भी नो करना है। हायर एजुकेशन जो होता है उसके लिए जो लोन होता है उसके इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80E के अंतर्गत। अगर वो है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज उसके लिए भी नो करना है। ये एक अभी नॉर्मली लोगों को ज़्यादातर एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे कि हमारा जो भी सेविंग और इंटरेस्ट है, हमको वो अमाउंट यहाँ ऊपर जो हमने डाला था 10,000 के अंदर है तो आपको उसका क्लेम डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसको हम यस करेंगे। ये भी तो 80TTA का भी भरना होता है, और इसके अलावा कोई भी डिडक्शन होगा उसको यस है तो यस, नहीं तो नो करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। कंटिन्यू करने के बाद हम इस तरह से हमको पेज दिखाई देगा जहाँ पर हमको 80CCD, सेक्शन 80D, सेक्शन 80G, सेक्शन 80GGA और सेक्शन 80TTA ये सब डिटेल्स जो हमको भरनी है वो भरनी होगी। इसमें से 80CCD, 80D, 80G और 80GG हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए हम इसको नहीं भर रहे, अदरवाइज आपको भरना है। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर 80D का थोड़ा ओपन करके बता दूँ तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा यस नो और नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, जो भी आपका उसको आपको यस नो करना है। यस करने के बाद आपको सेल्फ और फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन का भी डिटेल दिखेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव चेकअप, जो भी आपका इसको आपको यहाँ भरना रहेगा। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, उसके रिलेटेड है तो वो भी भरना रहेगा। ये फिल करके इसको ऐड करना है बस हमें, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं तो इसको हम कैंसिल करें। इस तरह से जितने भी यहाँ पर है आपको वो चीज़ें फिलअप करनी होगी। हमारे लिए ये एप्लीकेबल है, इसके लिए हम इसको यहाँ फिल करते हैं। हमने जो फिगर वहाँ डाला था इंटरेस्ट इनकम में सेविंग अकाउंट के, हम यहाँ पर वो फिल यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे। ये फिगर थोड़ा शायद वहाँ अलग था, अब बराबर हो, फिगर डिजिट थोड़ा आगे पीछे हो गया था।
अब ये हो गया, कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का अब देखिए कि हमारा टोटल डिडक्शन जो था ये हमने डाल दिया है। यहाँ पर आगे टैक्स पेड की बात की जा रही है और साथ में जितनी भी टैक्स पेड है वो सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। ये वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स करके इसका हेडिंग ही है। योर 26 फॉर्म, अगर आपको 26 AS पे देखना है आपकी डिटेल्स को, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट करेगा NSDL के साइट पर, जहाँ पर आपको आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई देगी। TDS के रिलेटेड सब वहाँ पर दिख जाएगा। आपको जो भी फिगर आपको यहाँ लेना है आप ले सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, ऑन अदर देन सैलरी इनकम, और जो दूसरी फॉर्म 16C वाले हैं वो इधर आएंगे, फॉर्म 27D वाले वो इधर आएंगे। आपने कोई सेल असेसमेंट टैक्स भरा है या एडवांस टैक्स भरा है, वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। ये सब डिटेल्स हमको सब भरनी है। ये भरने के बाद फॉर एग्जांपल अभी यहाँ हमारा जो चालान नंबर है, हमको चालान भर देते। यहाँ पर एडवांस टैक्स और सेल असेसमेंट टैक्स की डिटेल भरनी है, ऐड कर देंगे। कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपकी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी का कॉलम आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी पूरी कंप्यूट करके बता दी जाएगी। ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको आपने कंप्यूट कर ली। और फिर यहाँ पर आपका जो भी टोटल इंटरेस्ट या लेट फी होगा वो सब आपको भर के करना होता है। इनके केस में अभी ये सब चीज़ें नहीं है तो हम यहाँ नहीं कर रहे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप इसका JSON जो फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि आप एलिजिबल है 1000 रिफंड, क्योंकि आपका जो 1000 आपने भरा है, आप कोई पेमेंट ही नहीं, टैक्स लायबिलिटी नहीं, तो वो आपको रिफंड आ जाएगी। अगर ये लेट फी होता तो लेट फी में एडजस्ट हो जाती। इस तरह से ये डिटेल होगी। अब ये कह रहा है आपके रिटर्न को एक बार देख लीजिए। यहाँ प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ जाके आपको टिक करना है, कंफर्मेशन आपका डिक्लेरेशन होता है ये इसके बाद आपको ये डिटेल जो आपकी भर ली जाएगी और यहाँ पर डेट आ गई है। और अगर TRP भर रहा है तो TRP अपना डिटेल सब, आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम वगैरह सब डाल देगा। और फिर इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो एक बार चेक कर लेना आपको कि आपने जो रिटर्न भरी है उसमें कोई फिगर्स आगे पीछे तो नहीं। वो सब डिटेल्स भरने के बाद आपको फाइल की तरफ, वैलिडेशन की तरफ जाना है। अब यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल बता रहा है। रिटर्न को प्रीव्यू करना है, वापस दोबारा यहाँ आप कर सकते हो, JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। ई वेरीफाई नाउ, यानी फौरन आपको करना है। ई वेरीफाई आप कर सकते हो वाया आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट। और सेकंड ऑप्शन ई वेरीफाई लेटर, जो कि अब हमको 30 डेज में इसका ई वेरिफिकेशन करना होगा। जो भी आप चाह रहे हो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको 30 डेज में कंप्लीट करना है। पहले जो 120 डेज थे अब उसको हटाकर इन्होंने 30 डेज कर दिया है। और उसके बाद का ऑप्शन है वेरीफाई वाया ITRV। ये भी ऑप्शन आपके लिए बहुत कम लोग आजकल ये यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली लोग OTP के ज़रिए ही अपने ITR को वेरीफाई कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन तो बहुत कम होता है। ये तीनों में से मैं आपको सेकंड के लिए रिफ़र करूँगा कि जो 30 डेज़ के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना होता है। तो कंटिन्यू करोगे या सबमिट के लिए दबाओगे तो ये आपका यहाँ रिटर्न सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे और आधार OTP के ज़रिए वेरीफाई कर लेंगे बाद में, तो आपको इस तरह से आपका एक्नॉलेजमेंट सामने दिखाई देगा, जिसे आप अपने रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम कर सकते हैं जब हमको नॉलेज होगी। तो ये प्रोसेस है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप पॉज करके कोई पॉइंट्स आपको नोट करने आप वो भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो,
बहुत ही सिंपल है। ITR1 है, वैसे ITR1 सब ITR के मुकाबले में सिंपल होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाती है, लेकिन केयरफुली भरना होता है। कुछ सेक्शन है उसका ध्यान देना होता है। होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हमारी और भी वीडियोस आने वाली है। इसकी एक सीरीज हम सोच रहे हैं कि हम इसको एक के बाद एक वीडियो और डाली जाए। कई और फॉर्म से और कई आप ऐसे प्रोसेस है सिंपल, लोग जो जानना चाहते हैं तो उसके जैसे हमारे पास क्वेरी आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।